प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल जेम स्टडियम केमिस्ट्री पर आज आप लोगों को ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का रूल्स बताने वाला हूँ। लगभग 35 को क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, ठीक 35 को मॉलिक्यूल्स लाया हूँ। यदि आप इस 35 को मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं तो आपको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। साथ में रूल्स भी बताऊंगा आप लोग कैसे बना सकते हैं, अपना से बना सकते हैं आप लोग रूल्स के हिसाब से, ठीक। आप लोग कोई भी मॉलिक्यूल्स देकर आप लोग बना सकते हैं, ठीक। इसके रूल्स के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सभी एग्जाम के लिए देरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। सबसे पहले लूज स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम सबको बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आवश्यक होता है। सबसे पहले कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक। एटम का जानना अत्यंत आवश्यक होता है। एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और डी ब्लॉक का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आवश्यक होता है। तो अब मैं आपको ट्रिक से मैं बताया हूँ, ठीक। यदि आप वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखे हैं, जाकर केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को बताया गया है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे पहचान सकते हैं, ठीक। और साथ में आप लोग यदि एटम याद नहीं है आप लोगों को पीरियोडिक टेबल, इस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ठीक, उसको भी आप लोग कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, वो भी बताया गया है। जाकर बिल्कुल ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले अणु में जितने तत्व उपस्थित होता है उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे में जल का दिया हो गया है, हाइड्रोजन ऑक्साइड का दिया हुआ है जल का, तो आप लोग सबसे पहले एटम का निकालेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक। इसका निकालेंगे, ठीक। उस हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है, ठीक। ऑक्सीजन का कितना होता है, प क न ओ, प क न ओ, ठीक। 13 14 15 16 6 होता है, 6 1 7 1 6 एक। हाइड्रोजन का है दो गो है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है हाइड्रोजन का, तो एक गुना दो, दो हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया 6, 6 2 8। तो हाइड्रोजन जल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। यदि आप एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचान गए तो मॉलिक्यूल्स का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना जान जाएंगे, ठीक। इसमें मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बताया गया है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अणु का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक। अणु में जितने तत्व उपस्थित होते हैं उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसके बाद अणु में उपस्थित सभी तत्वों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। अणु में जितने तत्व उपस्थित होता है उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उन सभी को जोड़ देंगे, ठीक। फिर अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यदि पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आप लोग, ठीक। यदि अणु में धनायन उपस्थित रहता है तथा उस अणु में जितने धनायन उपस्थित रहता है उस मॉलिक्यूल्स के कुल धनायन को कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटा देंगे, तभी अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। यदि मानते हैं कि धनायन उपस्थित होता है, जैसे में धनायन उपस्थित होता है, यदि मॉलिक्यूल्स में धनायन उपस्थित में PO3 दिया हुआ है, ठीक, प्लस दिया रहेगा यहाँ पे धनायन, एक धनायन है तो कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 26 आया, तो एक धनायन है तो एक को घटा देंगे 25 आ जाएगा, ठीक। ऐसा ही मॉलिक्यूल्स बताया गया है, ठीक। इसी में अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक। यदि ऋणायन उपस्थित होता है यानी नेगेटिव आयन एनायन उपस्थित रहता है तो उस एनायन को कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे, तभी अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया गया है, यहाँ पे देखिए, जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, सब सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया गया है। हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एक होता है, ठीक। सल्फर का 6 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है, ठीक। ऑक्सीजन का 6 होता है तो इसको हाइड्रोजन कौगो है, हाइड्रोजन कौगो है हाइड्रोजन दो गो है, तो यहाँ पे दो दिया गया है, एक गुना दो। फिर सल्फर कौगो है, सल्फर एक गो है तो 6 गुना एक 6 गो हो गया, दो का। फिर ऑक्सीजन कौगो है, ऑक्सीजन 4 गो है तो 6 गुना 4 100 चौका 24। कुल अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक। इसका कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 आ जाए, इसका कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 आ जाएगा। जिसमें सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखिएगा तभी जाके आप लोग लूज डॉट स्ट्रक्चर अच्छा से बना सकते हैं, ठीक।
CO2 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कार्बन और ऑक्सीजन एटम है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना होता है। कार्बन कौगो है? कार्बन एक गो है तो 4 गुना 1 4। ऑक्सीजन कौगो है? ऑक्सीजन 2 गो है तो 6 गुना 2 12, 6 दूनी 12। इसको जोड़ेंगे 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। तो अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 हो गया। ठीक, अब नाइट्रेट आयन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। सबसे पहले नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो को एटम है तो दो को एटम का निकालेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। ऑक्सीजन का 6 होता है। नाइट्रोजन कौगो है? एक गो है तो 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन कौगो है? ऑक्सीजन 3 गो है, 3 गो है, 6 तिरका 18, 18 5 23। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 23 हो गया। अब देखो धनायन, यहाँ पर एनायन दिया गया है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, ये कुछ चार्ज लगा है तो माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, कितने माइनस रहेगा उतने जोड़ेंगे। तो ये को दिया हुआ है तो 23 को, ये को 24 को। तो यहाँ पे देखिए अणु का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 23 आ गया। अणु में एक ऋणायन उपस्थित है, अतः अणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे तो अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तब अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 23 + 1 24 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? 24 हो जाएगा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे धनायन दिया गया है, हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है। तो हाइड्रोजन कौगो है? 3 गो है तो 1 गुना 3 3। ऑक्सीजन कौगो है? ऑक्सीजन 1 गो है तो 6 गुना 1 6 गो हो जाएगा। धनायन कितना है? 1 गो धनायन है, पूरा जो 6 3 9 हो जाएगा। और धनायन कितना है? 1 गो है तो माइनस करेंगे 1, 9 में से 1 जाएगा 8। अणु में एक धनायन है, अतः अणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटा देंगे तब अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका 8 हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अणु का पहचान में आ गया आप लोगों को। ठीक, सबसे पहले अणु का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानना आना चाहिए। ठीक, ये रूल्स में समझ गए। अब सेकेंड में देखिए क्या कर रहा है, रूल्स ऑफ ए सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, यानी कौन सा सेंट्रल एटम होता है। मतलब हाइड्रोजन में दिया हुआ है, हाइड्रोजन जल में और NH3 अमोनिया में दिया गया है, इसमें सेंट्रल एटम कौन होता है इसको पहचानना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक, इस आप लोग कैसे पहचानिएगा यहाँ पे बताया गया है। किसी अणु में वह परमाणु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वह सेंट्रल एटम होगा। यानी जिस भी मॉलिक्यूल्स में वह परमाणु, जिस मॉलिक्यूल्स में जितने परमाणु उपस्थित होता है, एटम उपस्थित होता है, उसमें से उस एटम की सबसे कम यानी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वही सेंट्रल एटम होगा। ठीक, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन रहे और फ्लोरीन रहे वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक, और किस अणु में वह परमाणु जिसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो वह सेंट्रल एटम होगा। ठीक, समझ गए। और एक और देखिए, किसी अणु में वह एटम सबसे कम संख्या में हो, लेकिन यह पूरे अणु में लागू नहीं हुआ बल्कि कुछ अणु में लागू होता है। यदि कोई एटम दे दिया हुआ है NH3 जैसे मैं NH3 हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। ये देखिए NH3 दिया गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो एक कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो बच गया कौन? एक नाइट्रोजन बच गया तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया। ठीक, और फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन HF दिया हुआ है, यहाँ पे HF दिया हुआ है, नहीं सॉरी, यहाँ पे फ्लोरीन का लिस्ट, फ्लोरीन दिया गया है, फ्लोरीन IF2 दिया गया है, जैसे में IF2 दिया गया है। इसका लूइस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम कौन होगा? तो जानते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो आयोडीन होता है तो आयोडीन हो जाएगा, फ्लोरीन नहीं होता है। ठीक, ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कह रहा है किसी अणु में एटम सबसे कम संख्या में हो लेकिन ये पूरे अणु में लागू नहीं होते, वह कुछ अणु में लागू होता है। यानी किसी अणु में सेंट्रल सबसे कम संख्या में हो तो वह सेंट्रल एटम होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कम संख्या में, जैसे में यहाँ पे देखिए जैसे में दिया हुआ है सल्फेट 2 आयन दिया गया है। ठीक, सल्फेट 2 आयन किसी एटम सबसे कम संख्या में हो वही सेंट्रल एटम होगा। जैसे में ऑक्सीजन 4 गो है और सल्फर 1 गो है तो इस सल्फर हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक, समझ में आया? सल्फर
और देखिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे में दिया हुआ है NO3 आयन दिया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे कम संख्या में एटम कौन है? ऑक्सीजन तो 3 गो है और नाइट्रोजन 1 गो है, तो सबसे कम संख्या में 1 है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक, और यहाँ पे दिया गया है सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया हुआ है -2। यहाँ पे देखिए 3 को दिया हुआ है, यहाँ पे अकेला सल्फर है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक, आशा करता हूँ कि सेंट्रल एटम की पहचानना संभव हो गया। ठीक, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना आ गया होगा। ठीक, ये अब देखते हैं आगे का क्या दिया है। करा है मोलिक्यूल्स की संरचना में फॉर्मल चार्ज प्रयोग करने हेतु और सूत्र दिया हुआ है, फॉर्मल चार्ज का सूत्र दिया गया है। करा है स्ट्रक्चर एटम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस स्ट्रक्चर एटम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर एटम ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 2। तो यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर एटम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस स्ट्रक्चर एटम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस स्ट्रक्चर एटम ऑफ बैलेंस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 2। ठीक, शॉर्टकट में यहाँ पे दिया गया है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक, इसको फॉर्मल चार्ज का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ लूज चार्ज इसको बनाने के बाद यदि फॉर्मल चार्ज यदि आयन के बराबर आ जाता है तो वह लूज स्ट्रक्चर सही होगा। ठीक, यहाँ पे एक और यहाँ पे सूत्र दिया गया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 2। ठीक, ये आप लोग मोलिक्यूल्स बनाएंगे ना, उसमें ये काम देगा। ठीक, अंत तक वीडियो देखिए, जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे रूल्स देखिए, रूल्स कैसे आप लोग लिस्ट और एक्सटेंशन बना सकते हैं। वहाँ पे सबसे जो काम का चीज़ था वहाँ पे बता दिया गया है। ठीक, अब मेन रूल्स आता है। सबसे पहले अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का कुल बैलेंस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स में जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना मैं बता दिया हूँ। ठीक ठीक, इसलिए कहे हैं कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। फिर सेंट्रल एटम का चयन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैं जल दिया है यहाँ पे इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है। सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हाइड्रोजन को दिया है, हाइड्रोजन 2 को है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन को है 1 है तो 1 से गुना करेंगे। 2 एकम 2, 6 एकम 6, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 हो गया। 8 हुआ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है सेंट्रल एटम का चयन करें। सेंट्रल एटम का चयन करना है तो पता है, आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। ठीक, और सेंट्रल एटम वही होगा जो संख्या में सबसे कम होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वही सेंट्रल एटम होगा। ठीक, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? हाइड्रोजन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन होता ही नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक, सेंट्रल एटम को पहचानना समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। अब कर रहा है केंद्रीय परमाणु को बाहरी परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जोड़े। एकल बंध को एक रेखा से दर्शाया जाता है। प्रत्येक बंध 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। यानी यहाँ पे देखिए जल दिया गया है, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे को एटम है? 2 गो। क्या कर रहा है? केंद्रीय परमाणु को बाहरी परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जोड़े। यानी बाहरी परमाणु कौन होगा? यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन दिया है तो बाहरी परमाणु से जुड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो। ठीक, अब क्या करेंगे, कर रहा है एक दर्शाना है, तो यहाँ पे ये दर्शाया है, एक रेखा से दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक, फिर प्रत्येक बंध 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक रेखा से दर्शाया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है ये वो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। ठीक, समझ में आएगा। अब संरचना बनाने में उपयोग की जाने वाले
इलेक्ट्रॉन के अणु के कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटाए। यानी यहाँ पे देखेंगे कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 था। कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 8 था। कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 8 था। फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक, यहाँ पे जल का बनाना था हम सबको। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसकी तरफ हाइड्रोजन, इसकी तरफ हाइड्रोजन। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 है। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि प्रत्येक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। ठीक, यहाँ पे गिनेंगे 2 2 4, 2 2 4 हो गया, 2 2 4, 2 और 2 4 तो -4, 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक, अब कह रहा है अब संरचना में उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉन को अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटाएंगे। संरचना बनाने में उपयोग किए जाने पर कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और 2 4 घटा दिए, 4, 8 में 4 जाएगा, 4 बच गया। अब क्या कर रहा है, शेष बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहरी परमाणु पर रखें ताकि उनका अष्टक पुनः पूर्ण हो जाए। यानी शेष बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, बाहरी परमाणु पर रखेंगे। बाहरी परमाणु पर रखेंगे यानी हाइड्रोजन पर रख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर एटम पर रख सकते हैं। ठीक, ताकि उनका बैलेंस अष्टक पूरा हो जाए। ठीक, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक, मैं बता दूं कि हाइड्रोजन अधिकतम अपने चारों तरफ 2 एटम ही रख सकता है, 2 से ज़्यादा एटम नहीं रख सकता है। ठीक, 2 से ज़्यादा एटम नहीं रख सकता है हाइड्रोजन अपने चारों तरफ, 2 से ज़्यादा एटम नहीं रख सकता है। इस वीडियो में बताया गया क्योंकि आगे भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक, यहाँ पे मैं रूल्स के हिसाब से मैं बता रहा था तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा एटम अपने चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कौन सा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अधिकतम, कौन सा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कौन सा अधिकतम 8 से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे रूल्स आया है ना, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया था। ठीक, यदि आप इस रूल्स को पूरा ध्यान से देखते हैं तो ही आपको लोगों को समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, शेष बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहरी परमाणु पर रख के मैं बता दूँ कि हाइड्रोजन अपने चारों तरफ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मिल गया, आप लोग एक पॉइंट 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये तो पूरा हो गया, ये तो पूरा हो गया। ठीक, ये तो पूरा हो गया। तो अब कितना बचा हुआ है, 4 गो। तो यहाँ पे अब क्या कर रहा है, लूज स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन परमाणु केवल एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। ठीक, फिर क्या कर रहा है, बचे हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर के रूप में रखे। हमारा यहाँ पे अट नहीं सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पर भी अट नहीं सकता है। तो बच गया कौन को, 4 को बचा हुआ था। सॉरी, यहाँ पे बताता हूँ मैं, 4 को बचा हुआ था यहाँ पे हमारे 8 में से 4, 8 में 4 को बच गया था। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे तो लगभग नहीं करेगा, यहाँ तो ये तो ले लिया, ये तो ले लिया। ठीक, ये तो ले लिया, ये अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। फिर बचे हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर के रूप में रखे। यानी 4 को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसको लोन पेयर के रूप में रख देंगे। 2 को इधर हो गया और 2 को इधर हो गया, 4 को हो गया, 4 को हो गया, काम कंप्लीट, बस बन गया लूज स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसको फॉर्मल चार्ज से जांचेंगे। ठीक, इसको फॉर्मल चार्ज से जांचेंगे आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक, ठीक, ऐसा ही बनने वाला है। ठीक, यहाँ पे रूल्स देखते रहिए आप लोग। फिर बचे हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय परमाणु लोन पेयर के रूप में रखते हैं, बिंदु से दर्शाए। ठीक, मैं बता दें, यदि नोट में यदि अणु के सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्रयोग संरचना में हो जाता है तो फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। ठीक, फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। सबसे स्थिर संरचना वह होती है जिसमें औपचारिक आवेश न्यूनतम या शून्य हो, जैसे 0 1। यदि फॉर्मल चार्ज अधिक है तो बॉन्ड को संयोजित करेंगे, जैसे बाहरी परमाणु के एकल युग्म का उपयोग करके। ठीक, जिसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट दिया रहता है, सॉरी दूसरा मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें सल्फेट दिया रहता है। यहाँ पे क्या करें, यदि अणु के सभी का प्रयोग संरचना में हो गया तो फॉर्मल चार्ज का जांच करेंगे। ठीक, सबसे स्थिर संरचना वो हो जिसमें औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज 0 आता है। ठीक, यदि यह 1 आता है। ठीक, यदि फॉर्मल चार्ज अधिक है तो बॉन्ड को संयोजित करें, यानी फॉर्मल चार्ज अधिक है, जैसे मैं मान लिया फॉर्मल चार्ज अधिक है तो इसको क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा ही लगाएंगे, बॉन्ड को संयोजित करने के लिए कह रहा है। ठीक, अणु में मैं बताऊंगा, इसके वीडियो में बताया गया है। नोट में न्यूट्रल अणु न तो धनायन है और न ही ऋणायन,
का फॉर्मल चार्ज शून्य आता है, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे में जल, इसका फॉर्मल चार्ज शून्य रहता है। बॉन्ड को संयोजित करने के बाद में शून्य आना चाहिए। बॉन्ड को संयोजित करने के बाद शून्य आना चाहिए। यदि शून्य नहीं आता है तो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही होगा, लेकिन पहले संयोजित करें। 2 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड संयोजित करें, लेकिन संयोजित करने के बाद में भी अगर शून्य नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो भी सही होगा, लेकिन पहले संयोजित करके देखेंगे। ठीक, तो क्या कर रहा है नोट, यदि किसी अणु के परमाणु का धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश होता है तो संरचना बनाने के बाद फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेशों का योग अणु या आयन के कुल आवेशों के बराबर होता है। बॉन्ड को संयोजित करने के बाद कुल आवेशों का योग बराबर आना चाहिए, तो ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही होगा। यदि किसी अणु के परमाणु पे धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे में PO3 माइनस होगा, दे दिया मॉलिक्यूल्स। ठीक, यदि इस आवेश होता है तो संरचना बनाने के बाद फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे, इसका फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। ठीक, इन सभी परमाणु के फॉर्मल चार्ज आवेशों के योग के बराबर आना चाहिए, यानी यहाँ पे एक दिया हुआ है ऋण आयन, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 1 ही आना चाहिए। ठीक, यदि +1 रहे तो फॉर्मल चार्ज +1 ही आना चाहिए किसी भी तरह। ठीक, बॉन्ड को संयोजित करने के बाद भी कुल आवेशों का योग बराबर आना चाहिए, तभी सही होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब है, मान लिया कि H3O यहाँ पे प्लस दिया गया है। ठीक, इसका फॉर्मल यहाँ पे धनायन दिया गया है, धनायन दिया गया है, धनायन, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए, इसका +1 ही आना चाहिए, इसका +1 ही आना चाहिए, तभी जाके लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही होगा। यहाँ पे PO3 माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज -1 ही आना चाहिए, तभी जाकर लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही बनेगा, नहीं तो गलत बन जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग पूरा वीडियो फिर से आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर जाकर, तभी आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे कह रहा है ऋणावेशित अणु वाला आयन, ऋणावेशित नेगेटिव मॉलिक्यूल्स वाला आयन। यदि किसी अणु पर ऋणावेशित आयन होता है, यदि किसी अणु पर ऋणावेशित आयन होता है तो यह चार्ज केंद्रीय परमाणु पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह एनायन कोने के परमाणु पर लागू होता है। यानी यदि किसी मॉलिक्यूल्स पर नेगेटिव चार्ज रहता है, जैसे में यहाँ पे दिया गया है NO3, यहाँ पे NO3 दिया गया है, NO2 देखते हैं, NO2 माइनस दिया गया है, तो यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है, तो क्या कर रहा है, यदि किसी अणु पर नेगेटिव आयन दिया है, यहाँ पे नेगेटिव आयन दिया है, यहाँ पे नेगेटिव आयन दिया है, यहाँ पे नेगेटिव आयन दिया है, तो यह चार्ज सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होता है। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यह नाइट्रोजन पर लागू नहीं होता है, बल्कि कोने के परमाणु पर लागू होता है, यहाँ पे लागू होता है। ठीक, -1 यहाँ पे लागू होता है, या यहाँ पर लागू हो सकता है। ठीक, लेकिन सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होगा। ठीक, सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होगा। कौन कौन मॉलिक्यूल्स आएगा, यहाँ पे देखिए कौन कौन मॉलिक्यूल्स आएगा, ऑक्सो एनायन है, पर दिए गए सभी उदाहरण ऑक्सो एनायन है, यानी ऑक्सीजन के साथ आएगा मॉलिक्यूल्स, हुआ ऑक्सीजन के साथ, जैसे NO3 माइनस, NO2 माइनस, CO3 माइनस, यानी ऑक्सो एनायन आएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल्स आएगा। ठीक, उस जब ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल्स आएगा तो उस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पर एनायन चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ कॉर्नर एटम पर लगेगा वो चार्ज। ठीक, यहाँ पर दिया गया है सभी का। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, यदि किसी अणु का ऋणावेशित आयन होता है तो यह चार्ज कुछ मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पर लागू होता है, यह कॉर्नर एटम पर लागू नहीं होता है। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, यानी हैलोजन के तत्व होता है, हैलोजन के तत्व, यदि हैलोजन के तत्व पर एनायन रहता है तो वह एनायन सेंट्रल एटम पर लागू होता है। जैसे मैं बताता हूँ, ICl2 दिया हुआ है, तो आयोडीन, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, इस सेंट्रल एटम है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, ये सब
क्या है सेंटर, ये सब है हैलोजन के तत्व होता है। यदि आप हैलोजन के तत्व नहीं जानते हैं तो हमारे पीरियोडिक टेबल का वीडियो मैं बताया हूँ, उसमें देख सकती हैं आप लोग जाके आप लोग याद भी कर सकते हैं कैसे हैलोजन के तत्व याद कर सकते हैं। मैं बता दूं कि हैलोजन के तत्व कौन कैसे याद किया जाता है। तो फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, टीचर्स, ठीक। ऐसा याद करने का मैं मेथड बताया हूँ, ठीक। आप लोग वीडियो देख लीजिए जाकर, केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में अपलोड है, ठीक। और यदि आप वो प्ले लिस्ट को देख लेते हैं तो आप लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पहचान सकते हैं और साथ में साथ में सेंट्रल एटम भी पहचान सकते हैं और साथ में कौन सा एटम इस ब्लॉक का है, कौन सा पी ब्लॉक, कौन सा डी ब्लॉक का है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक। वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है क्या करें, यदि किसी मॉलिक्यूल्स का ऋणावेशित आयन होता है तो यह चार्ज कुछ मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पर लागू हो जाता है, ये कॉर्नर एटम पर लागू नहीं होता है, ठीक। यानी हैलोजन के तत्व, जितने हैलोजन के तत्व होता है वो सभी मॉलिक्यूल्स पर सेंट्रल एटम पर लागू होता है, ठीक। एनायन, ठीक। आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे सेंट्रल एटम आयोडीन है तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज -1, यहाँ पर लागू हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आप लोग आ गया, ठीक। अब देखिए क्या करा है, करा था निश्चित अणु वाला आयन। एनायन को देख लिए आप लोग, यदि 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 मॉलिक्यूल्स पे एनायन रहता है तो चार्ज कहाँ लगाना है, ये तो आप लोगों को देख लिए। अब धनायन को देखते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल्स पर धनावेशित आयन होता है तो यह कीटायन चार्ज केंद्रीय परमाणु पर लागू होता है। यदि किसी अणु पर धनावेशित आयन होता है तो यह चार्ज कहाँ लागू होता है, यह चार्ज सेंट्रल एटम पर लागू होता है, कोने के परमाणु पर लागू नहीं होता है, ठीक। कोने के परमाणु पर लागू नहीं होता है, इसलिए ये यदि धनायन रहता है तो कोने के परमाणु पर लागू नहीं होगा, सेंट्रल एटम पर लागू हो जाएगा। यहाँ पे जिसमें NH4+ दिया हुआ है, NH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है, सेंट्रल एटम कहाँ लगेगा, पहले सॉरी, धनायन कीटायन का चार्ज यहाँ पे दिया गया, कीटायन का चार्ज कहाँ लगेगा, कीटायन का चार्ज सेंट्रल एटम पर लागू हुआ है। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज लग जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर लग जाएगा, ठीक। यहाँ, ठीक, सेंट्रल एटम पर लागू होगा। ये समझ में आ गया आप लोग। जैसे में NO2 दिया हुआ है, NO2+ दिया हुआ है तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ठीक। यहाँ पे चार्ज दिया है तो ये चार्ज कहाँ लगाइएगा आप लोग, कीटायन में, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम पर लगाएंगे आप, ठीक। यहाँ पे सेंट्रल एटम पर लग जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक। आप देखिए यहाँ पे, यदि किसी अणु का धनावेशित आयन होता है, यदि किसी मॉलिक्यूल्स का धनावेशित आयन होता है तो यह कीटायन कुछ अणु में केंद्र सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होता है बल्कि यह कोने के परमाणु पर लागू होता है। यानी यदि किसी मॉलिक्यूल्स पर कीटायन चार्ज होता है तो यह कीटायन कुछ मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स दिया गया एक्सेप्शन में वह सेंट्रल एटम कोने के परमाणु पर लागू होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द्विपरमाणु परमाणु, ठीक, त्रिपरमाणविक, ऑक्सीजन 2+, नाइट्रोजन 2+, ठीक। इस और H3O+, फिर H5O2, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे कीटायन चार्ज दिया है तो ये कीटायन चार्ज कोने के परमाणु पर लागू होता है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका एग्जाम्पल देख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये कहाँ लगाइएगा, सेंट्रल एटम, तो ये लगाइएगा सेंट्रल एटम कोने के परमाणु पर। यहाँ पे कोने के परमाणु यहाँ लग सकता है और यहाँ लग सकता है, ठीक। सेंट्रल एटम पर नहीं लगेगा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा, ठीक। अब यहाँ पे अब मेन रूल्स आता है, अब रूल्स आता है बनाने के रूल्स में। अगर एटम, कौन सा एटम अपने चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कौन सा 6 रख सकता है, कौन सा 4 रख सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। करा है, हाइड्रोजन अपने चारों ओर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें जल दिया हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये चारों तरफ अपने अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, ठीक, अपने चारों ओर। और बेरिलियम अपने चारों ओर अधिकतम 4 या 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे में BeCl2 दिया हुआ है तो Be, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो ये अधिकतम अपने चारों तरफ 4 रख सकता है या 6 रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। यहाँ पे 2 को तो यहाँ पे रख लिया है, यहाँ पे 2 को यहाँ रख सकता है,
ठीक, 2 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ रख सकता है। ठीक, तो 2 4 गो हो गया। या अब 6 कोई मॉलिक्यूल्स में ऐसा आएगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जिसमें यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 2 4 गो, यहाँ पे 6, 2 4 2 6। ठीक, ऐसा हो सकता है। ठीक, मॉलिक्यूल्स जब बनाइएगा ना तो उसमें समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग देखते रहिएगा, तभी जाके वो मॉलिक्यूल समझ में आएगा। कह रहा है बोरॉन और एल्युमिनियम अपने चारों ओर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जो बोरॉन होता है और एल्युमिनियम होता है वो सब अपने चारों ओर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। ठीक, अब दे रहा है पहले और दूसरे पीरियड के वर्ग 14 से 17 तक के अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी CnOF कनोप। इससे जितने मॉलिक्यूल्स बनेगा वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस सेंट्रल एटम ये अधिकतम अपने चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। कनोप अपने चारों ओर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 से कम भी रख सकता है, लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। ठीक, कौन कौन होता है जैसे मैं बताता हूँ। NO2, जैसे में NO2 दिया गया है, NO2 दिया गया है, NO2 यहाँ पे NO2 दिया रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिया हुआ है। ये अधिकतम अपने चारों तरफ 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 2 2 4 2 4 को हो गया, यहाँ पे 2 रख सकता है 6, यहाँ पे 2 रख सकता है 8। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर नहीं रख सकता है। ठीक, जैसे या कुछ ऐसा भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2 2 4 को तो ऐसा हो ही गया। ठीक, यहाँ पे चाहे बॉन्ड बनाकर चाहे लोन पेयर के रूप में, लेकिन अधिकतम 8 ही रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। ठीक, अब कह रहा है तीसरे पीरियड और उसके बीच उसके नीचे और पीरियड के वर्ग 15 से 18 तक के तत्वों में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। CnOF को छोड़कर जितने भी तत्व आएगा वो अधिकतम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक, समझ में आ गया आप लोग। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को बनाने का नियम कुछ समझा दिए आप लोग। और यदि अब ये रूल अब इस कैसे बनाएंगे आप लोग, ये मैं कल वीडियो में बनाऊंगा। ठीक, कल वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक, ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, फिर से देख लीजिए आप लोग, ताकि मॉलिक्यूल्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप वीडियो को पूरा शुरू से फिर से अंत तक देख लीजिए फिर से दोबारा, ताकि मॉलिक्यूल्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ, ताकि ये वीडियो 25 मिनट का हो गया। ठीक, ज़्यादा हो सकता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 5 मॉलिक्यूल्स रहेगा इसमें। ठीक, 35 मॉलिक्यूल्स को आप लोग देख लेते हैं, तो इससे बाहर मॉलिक्यूल्स नहीं आने वाला। तो जब इससे बाहर ही मॉलिक्यूल्स आता है तो आप इसी रूल्स को फॉलो कर बना सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले मेथेन का मैं बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर। आखिरकार मेथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, मेथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि रूल्स में बताया गया था कि मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का क्या क्या निकालना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका कार्बन का होता है 4 और इसका भी होता है 4। हाइड्रोजन का हो जाएगा एक होता है हाइड्रोजन का, 1 गुने 4 तो 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 तो 8 हो जाएगा। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, यानी मेथेन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसका मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। ठीक, मॉलिक्यूल्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हम लोगों को एलिमेंट का निकालना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा, तभी जाके मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलता है। सीरीज 1 में मैं बताया हूँ। ठीक, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक, मैं यहाँ सिर्फ मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताऊँगा कि मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक, उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम ले जाएंगे, पूरी डिटेल हम नहीं ले जाने वाले। ठीक, पूरी डिटेल सीरीज 1 में मिलने वाला है। ठीक, सीरीज 1 में वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देखिएगा सीरीज 1 को, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, मैं बता दिया। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेंट्रल एटम का चयन करेंगे। सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम मैं बता दूं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं होता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं होता है। ठीक,
ये और सेंट्रल एटम वही तत्व होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वही सेंट्रल एटम होगा। एक और तरीका पहचानने का, जो संख्या में सबसे कम हो मॉलिक्यूल्स में, जैसे में NO2 दिया हुआ है, NO2 दिया हुआ है, जो संख्या में सबसे कम होगा वही सेंट्रल एटम होगा। यानी संख्या में कम का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे नाइट्रोजन को गो है, ये गो है, ऑक्सीजन को गो है, 2 गो। संख्या में कौन कौन कम है? यहाँ पे नाइट्रोजन एक है तो यही हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है तो ये तो नहीं होगा, ज़्यादा है, ये एक है तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, तो यही हो जाएगा नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। ठीक, सेंट्रल एटम को पहचानना आ गया होगा। ठीक, मैं वीडियो में बताया हूँ। ठीक, मैं पूरी डिटेल नहीं जा रहा हूँ, जो आप लोगों को समझाना है डिटेल उसको मैं थोड़ा डिटेल ले जा रहा हूँ, लेकिन सीरीज 1 में आप लोगों को पूरी डिटेल है। ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेंट्रल एटम का चयन करें। सेंट्रल एटम का चयन हो गया, कार्बन है, ये पता हो गया। अब सेंट्रल एटम को बाहरी परमाणुओं से सिंगल बॉन्ड द्वारा दर्शाएंगे, यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा दर्शाएंगे बाहरी परमाणु को। कार्बन तो सेंट्रल एटम का चयन कर लिए, ये हटाइए। और देखिए बाहरी परमाणु क्या बच रहा है? हाइड्रोजन बच रहा है। हाइड्रोजन को है 4 गो है, 4 गो हाइड्रोजन है ना, 4 गो हाइड्रोजन, हाँ 4 गो हाइड्रोजन है। तो इसको इसके चारों तरफ दर्शाएंगे एकल बंद द्वारा, सिंगल बंद द्वारा। ठीक, चारों तरफ दर्शा दिए सिंगल बंद द्वारा। ठीक, सिंगल बंद द्वारा दर्शा दिए। अब क्या करेंगे? एक बात मैं बता दूं कि सिंगल बंद हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। यानी ये सिंगल बंद है तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना रहेगा। डबल बंद 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना रहता है। ठीक, इतना पता हो गया आप लोगों को? इतना तो पता होगा ही। ये नहीं पता है तो वीडियो को सीरीज 1 में मैं बताया हूँ, देख लीजिएगा। ठीक, ये पता है। ठीक, आप क्या करेंगे? जब सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जब उसके बाद क्या करेंगे? अब संरचना बनाने में उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉन को कुल अणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटाएंगे। यानी कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कुल 8 है, तो माइनस यहाँ पे 8 करेंगे तो बच गया क्या? 0। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो गया हमारा 0 आ गया। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग, कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो गया। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो जाता है तब क्या करेंगे? जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो जाता है तो ये देखेंगे कि कौन सा तत्व अपने चारों तरफ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अधिकतम 2 रख सकता है, या 8 रख सकता है, या 8 से ज़्यादा रख सकता है, या 8 से कम रख सकता है, इसको देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसको देखेंगे। मैं बता दूं कि हाइड्रोजन अपने चारों तरफ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको मिटा देता हूँ। मैं बता दूं कि हाइड्रोजन अपने चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अपने चारों ओर 2 रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। CNOF कनोप, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अपने चारों तरफ अधिकतम 8 रख सकता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। ठीक, इतना पता हो गया। कनोप अपने चारों तरफ एकदम 8 इलेक्ट्रॉन रख, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। ठीक, और बेरिलियम, और एक बेरिलियम होता है, बेरिलियम अपने चारों तरफ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 4 और 6 रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। कनोप अपने चारों तरफ अधिकतम 8 रख सकता है और इससे कम भी रख सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और बेरिलियम अपने चारों तरफ 4 या 6 रख सकता है। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। और एक और होता है बोरॉन और एल्युमिनियम होता है। ठीक, बोरॉन और एल्युमिनियम अपने चारों तरफ अधिकतम 6 रख सकता है। इतना 6 रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। ठीक, इस सीरीज 1 में बताया गया है। ठीक, सीरीज 1 में देखिएगा तो आप लोग बताया गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, पता चल गया। हाइड्रोजन अपने चारों तरफ 2 रख सकता है, कनोप अपने चारों तरफ अधिकतम 8 रख सकता है। ठीक, कनोप अपने चारों तरफ अधिकतम 8 रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है, 8 से कम भी रख सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकता है।
बेरिलियम अपने चारों तरफ 4 या 6 रख सकता है और बोरॉन एल्यूमिनियम अपने चारों तरफ 6 रख सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। सी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने 2 रख सकता है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसको और हाइड्रोजन 2 इसको भी मिल गया। और CNO अपने कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अपने चारों तरफ एकदम 8 रख सकता है। कार्बन कितना है 8 हो गया, इसको भी मिल गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद औरो करेंगे, औरो काज करेंगे। जब ये प्रयोग हो जाता है, ये प्रयोग तब जब फॉर्मल चार्ज को जांच करेंगे, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मल चार्ज 0 होता है, यानी जो न तो धनायन चार्ज लगा होता है इस पर, जैसे में NO2 रहता है, NO2 माइनस, यहाँ पे या माइनस या प्लस ऐसा ही चार्ज रहता है, उसको एनायन या केटायन चार्ज बोलते हैं। ठीक, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिस पर धनायन और ऋणायन उपस्थित न होता है, ठीक, जिस पर धनायन और ऋणायन उपस्थित ना हो उसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक, ये पता होगा। यदि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रहता है तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 आना चाहिए, संयोजित करने के बाद भी 0 आना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर सही होगा। ठीक, अब फॉर्मल चार्ज का जांच करेंगे। फॉर्मल चार्ज का जांच कैसे किया जाता है, यहाँ स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ है, मैं बताता हूँ जांच कैसे करना है। इसका सूत्र होता है जांच करने का, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बटा 2। ठीक, मैं एक ही स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर से 2-3 को स्ट्रक्चर बताऊंगा, 35 स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसीलिए मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। ठीक, ये मत कहिएगा कि समय ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पूरी 0 से मैं बता रहा हूँ, इसलिए यदि मैं पूरी डिटेल यदि मैं 0 से नहीं बताऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक, मैं सीरीज 1 में बता चुका हूँ इस रूल्स। ठीक, उसी रूल्स को फॉलो करके मैं बता रहा हूँ। ठीक, यदि आप रूल्स को देखते हैं तो ही उस रूल्स को फॉलो कर आप बना सकते हैं। ठीक, यदि 35 स्ट्रक्चर में यदि आप लोगों को 10 स्ट्रक्चर में बता देता हूँ तो आप लोग पूरा स्ट्रक्चर को बना सकते हैं रूल्स को फॉलो करके। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। किसका निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, सबसे पहले बता दो कि फॉर्मल चार्ज सभी एलिमेंट का देखना होता है, मॉलिक्यूल्स में जितने एलिमेंट होता है उतने का। ठीक, हाइड्रोजन का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ठीक, लोन पेयर है इस पर है, हाइड्रोजन पर नहीं है तो छोड़ देंगे। बॉन्ड पेयर है, हाँ हाइड्रोजन पर अपने चारों तरफ कितने बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, 2। एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हो जाएगा। ठीक, कितना है बाटा में 2 है। ठीक, 2 है तो यहाँ पर एक रख देंगे, बाटा पर के घटाव है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, 2 से 2 तो 1, तो 1 से 2 में गएगा तो 2 में से 2 जाएगा 0, 0 बटा 2, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 0, यानी हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, ये 0 आ गया, ये को निकल गया, इसका भी 0 आएगा ना चाहिए, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0। क्यों, कि एकल बंध से जुड़ा है, अपने चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ही रख रहा है इसलिए। ठीक, ये समझ गए, ये समझ में आ गया। ठीक, अब कार्बन का देखेंगे फॉर्मल चार्ज। अब कह रहे हैं कार्बन का फॉर्मल चार्ज देखेंगे, क्या इसका 0 आ रहा है, इसका भी चलिए जांच लेते हैं। सूत्र क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटा 2। ठीक, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। लोन पेयर है, कार्बन पर नहीं है। यहाँ पे देखिए तो कार्बन पर लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, कार्बन पर तो लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिखेंगे 4। लोन पेयर नहीं है तो छोड़ देंगे। बॉन्ड पेयर कितना है, अपने चारों तरफ कितने बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 को बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, 1 2 3 4। तो मैं कहा था कि एक सिंगल बॉन्ड, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। पता है आप लोगों को, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो 2 चौका ये 2 2 4 2 6 2 8 होता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। बटा कितना है, 2, बटा पर के घटा हुआ है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। और 2 से 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर
8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 एकम 2, तो 2 से 2 एकम 2, एक मंत्र में से 1 में से 8 8, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 आ गया, 0 बटा 2, यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक, 0 आ गया। इसका फॉर्मल चार्ज 0 आ गया, एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स के 0 आ गया। तो ये लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर सही बना हुआ है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर मेथिन का। ठीक, मेथिन का समझ में आ गया, मेथिन का कैसा लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, रूल्स को फॉलो करके मैं बताया हूँ। ठीक, यदि नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। यहाँ पे देता है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन का है, इसको भी बता देता हूँ। ठीक, ये भी आसान है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका हो जाएगा 8 होगा। 8 कैसे हो गया, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 7 होता है, 7 है 1, 8 हो गया, 8 हो गया। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मॉलिक्यूल्स का 8 हो गया। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके बाद क्या करेंगे, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके बाद सेंट्रल एटम का चयन करेंगे। सेंट्रल एटम कौन होगा, तो सेंट्रल एटम वही होगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो या जो संख्या में कम हो। मैं बता दूं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। ठीक, पता है आप लोगों को। चलिए, अब सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन तो नहीं होगा तो क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन हो जाएगा सेंट्रल एटम। अब क्या करेंगे, सब सेंट्रल एटम का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद सिंगल बॉन्ड के द्वारा एटम से दर्शाएंगे। कौन एटम है, हाइड्रोजन बचा है तो इस पर दर्शा देंगे, दर्शाएंगे, इस पर दर्शा देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद दर्शाने के बाद कुल मॉलिक्यूल्स के कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। यहाँ पे अलग लिखेंगे, यहाँ पे 8 है तो 8 है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। उसका क्या करेंगे, अब जितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बना होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना होगा, उसके घटाएंगे। कितना, 2, एक 2 इलेक्ट्रॉन से एकल सिंगल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 यहाँ पे रखेंगे, 8 में दीजिएगा 6, 6 को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 6 को बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन सा एलिमेंट अपने चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। मैं बता दूं कि हाइड्रोजन अपने चारों तरफ 2 रख सकता है, कनूप 8 रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, और बोरॉन और एल्युमिनियम अधिकतम 6 रख सकता है, और बेरिलियम 4 या 6 रख सकता है। ये मैं बताया था, स्ट्रक्चर 1 बताया हूँ तो मेथिन का। ठीक, और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी एलिमेंट अपने चारों तरफ 8 से ज़्यादा रख सकता है और 8 से कम रख सकता है। ठीक, यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन। हाइड्रोजन तो अपने चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। स्ट्रक्चर बना देते तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्ट्रक्चर हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे कि 8 माइनस 2 6 बच जा रहा है, 6 बच रहा है, 6 बच रहा है, तो हाइड्रोजन पर तो नहीं लगेगा। तो जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है तो वह बाहरी परमाणुओं पर रखेंगे ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो, अष्टक पूरा हो। ठीक, भारी परमाणु पर 6 रखेंगे, 2 2 4 2 6, भारी परमाणु पर रख दिए 6। ठीक, 6 रख दिए भारी परमाणु पर। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूरा उपयोग हो गया, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूरा उपयोग हो जाता है तब फॉर्मल चार्ज से जांच करते हैं। फॉर्मल चार्ज से क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच कर कर देखेंगे कि क्या इसका फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। क्या ऐसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ना तो धन है ना ऋण है, ना धन रहेगा ना ऋण रहेगा, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 आना चाहिए। ठीक, संयोजित करने के बाद भी 0 आना चाहिए। यदि संयोजित करने के बाद 0 नहीं आ रहा है तो भी सही होगा, लेकिन संयोजित करने के बाद 0 आना चाहिए। ठीक, चलिए फॉर्मल चार्ज जांच करते हैं। इसका तो 0 ही आएगा फॉर्मल चार्ज, क्योंकि एकल बंद दर्शाया था, यहाँ पे बनाए थे हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 0 आया था। ठीक, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब क्लोरीन का देखेंगे, क्या इसका 0 आ रहा है, 0 आ गया तो स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। ठीक,
ठीक। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, देखिए यहाँ पे है। अब यहीं पे जांच करना है, क्या इसका जीरो आ रहा है फॉर्मल चार्ज। इसको मिटा देते हैं हम लोग, यहाँ से जांच करते हैं। ठीक, फॉर्मल चार्ज का सूत्र क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बटा 2 होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 7 होता है माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितना है, 2 2 4 2 6 है, 6 है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन तत्व अपने चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन से, कितनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा है, तो 2। एक सिंगल बॉन्ड से घिरा है, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 होता बटा 2 हो जाएगा। ठीक, बटा 2 हो जाएगा। आप देखिए बराबर के जोड़ करेंगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 2 एकम 2 छक 12 माइनस 2, यहाँ पे 2 एकम तो 2, तो 2 एकम 2, 14 में से बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, 14 से बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस 2, आ गया 0 बटा 2, 0 से 0 0 0 आ गया, 0 आ गया, तो फॉर्मल चार्ज 0 आ गया, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0 आ गया क्लोरीन का, तो ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सही हो गया। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड का बन गया, समझ में आ गया। अब अमोनिया का देखते हैं, NH3 का देखते हैं, NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। अमोनिया का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, सेंट्रल एटम संख्या में कम है, एक है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे अब क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का चयन कर लेने के बाद में सेंट्रल एटम लिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल एटम के चारों तरफ परमाणु से सिंगल बॉन्ड को दर्शाएंगे। हाइड्रोजन 3 गो थे, यहाँ पे दर्शाएंगे 1 2 3, 3 को हाइड्रोजन से दर्शा दिए। ठीक, 3 को हाइड्रोजन से दर्शा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटाएंगे। यहाँ पे 8 है माइनस 2 2 4 2 6 है, तो 8 में 6 हो जाएगा, 2 2 है, 2 आया, 2 आ गया। ठीक, 2 आ गया, 2, तो 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे, 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 आ रहा है तो हम सेंट्रल एटम पर या कॉर्नर एटम पर उसका ऑक्टेट पूरा करेंगे रखकर यहाँ पे। तो मैं बता दूं कि हाइड्रोजन अपने चारों तरफ एकदम 2 रख सकता है, हाइड्रोजन अपने चारों तरफ एकदम 2 रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। कनोप अपने चारों तरफ CNOF, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अपने चारों तरफ अधिकतम 8 रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। 2 आया तो यहाँ पे 2 रख देंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ पे रख दिया गया है। देखिए यहाँ पे 2 रखा गया, 2 रखा गया, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। अब क्या करेंगे, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो जाता है तो फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। फॉर्मल चार्ज से जांच का मतलब क्या होता है, देखेंगे जांच क्या इसका फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है। किसका फॉर्मल चार्ज 0 आता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मल चार्ज 0 आता है। ठीक, यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे, हाइड्रोजन का तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड पर दर्शाया गया है। ठीक, और मैं पहले भी बताया था वहाँ स्ट्रक्चर 1 में, स्ट्रक्चर 2 में। ठीक, ये तो पता है फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। अब नाइट्रोजन का देखेंगे क्या इसका 0 आ रहा है, जब इसका 0 आ गया तो ये सही हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कॉनोप 4 होता है, नाइट्रोजन के 4 होता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस, इसका सूत्र लिख देते हैं तब समझ आ जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है नाइट्रोजन का, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक, माइनस लोन पेयर कितना है, नाइट्रोजन पर 2 गो है तो 2 हो गया, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, इसके चारों तरफ 1 2 3 गो है, एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 तिहाई 6 हो गया। अब बटा पर 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे 4 माइनस
2 माइनस 6 बटा 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 न 6 6। अब देखेंगे 8 में 4 जगह 4, 4 हो गया। 6 में 4 जगह 2 माइनस 1। सॉरी, फिर से बनाते हैं। अब देखिए फॉर्मूला से ये तो जीरो आएगा, फॉर्मूला से ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। फॉर्मूला से इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला से इसका सूत्र होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बटा 2 होता है। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? प 5 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। यहाँ पे 5 हो जाएगा माइनस। लोन पेयर कितना है? लोन पेयर 2 को है, 2 को है। बॉन्ड पेयर कितना है? 2 2 4 2 6, 6 हो गया। तो 2 पच्चे 10, फिर 2 दूनी 4 माइनस 6, 10 में 4 जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। इसका भी फॉर्मूला 0 आ गया, तो ये स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बताया गया तो ये स्ट्रक्चर सही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ट्राईफास्फेट, ट्राईफास्फेट दिया हुआ है, ट्राईफास्फेट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए ये एनायन वाला दिया गया है, एनायन वाला दिया गया है। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 26 हो जाएगा। ठीक, सेंटर एटम चयन करेंगे, सेंटर एटम फास्फोरस हो गया, संख्या में कम है। ठीक, फास्फोरस हो गया। अब इसके चारों तरफ सेंटर एटम के चारों तरफ क्या करेंगे? सेंटर एटम के चारों तरफ एकल बंध द्वारा जोड़ेंगे परमाणुओं को, सिंगल बंध। सेंटर एटम को भारी परमाणु से एकल बंध द्वारा जोड़ेंगे। ठीक, एकल बंध द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे फास्फोरस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, जोड़ा गया है, यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक, यहाँ तक पता चल गया आप लोग। अब क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ने के बाद में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को घटाएंगे। कितना? 2 2 4 2 6, 20 हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे 20 बच गया। अब क्या करेंगे? जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसको उसको कौन उस बाहरी परमाणुओं पर रखेंगे ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। बाहरी परमाणु पर रखेंगे ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो। 20 है तो 20 के बाहरी परमाणु पर रखेंगे, 20 को। पे 6 को इधर हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 2 20। यहाँ पे 20 को आ गया, यहाँ पे इसका 20 आ गया, 20 को आ गया, यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा रख देंगे तब क्या करेंगे? तब रूल्स के हिसाब से तब क्या करेंगे? तब देखेंगे बैलेंस का उपयोग हो जाने के बाद देखेंगे कि तत्व अपने चारों तरफ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैं बता दूं कि कनोप यानी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन चारों तरफ अधिकतम 8 रख सकता है। इससे कम भी रख सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकता है। ठीक, पता है आप लोगों को। और देखेंगे ऑक्सीजन 8 रख सकता है, 8 रख सकता है, 8 रख सकता है। बाकी फास्फोरस से दिया गया है, ये अपने चारों तरफ अधिकतम 8 से ज़्यादा रख सकता है। चारों को बताया गया है, चारों को बताया गया है। हाइड्रोजन को बताया गया अपनी चारों तरफ 2 रख सकता है, बेरिलियम अपनी चारों तरफ 4 या 6, और बोरॉन और एल्युमिनियम चारों तरफ 6 रख सकता है। कनोप कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है, इससे कम भी रख सकता है। बाकी सभी इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, बाकी सभी तत्व। ठीक, फास्फोरस है इससे ज़्यादा रख सकता है। यहाँ पे हो गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे, फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। यदि 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 मोलिक्यूल्स धनायन रहता है या नेगेटिव चार्ज वाला रहता है तो फॉर्मल चार्ज के उसके योग के बराबर आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी मोलिक्यूल्स पर नेगेटिव चार्ज रहता है तो संरचना बनाने के बाद फॉर्मल चार्ज की जांच करेंगे तो सभी परमाणुओं का फॉर्मल चार्ज का योग मोलिक्यूल्स के कुल आयन के बराबर आना चाहिए, तभी लीव्स डॉट स्ट्रक्चर सही होगा। यानी कहने का मतलब यही है। यहाँ पे एनायन चार्ज कितना दिया गया है? यहाँ पे 3 दिया गया हुआ है, 3 है। यहाँ पे 3 माइनस दिया है, 3 दिया गया है, 3। तो हम फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे
तो यहाँ पे -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। कैसे, मैं बता रहा हूँ। मैं बता दूँ कि जब ऑक्सो एनायन रहता है, ऑक्सो एनायन, तो वह चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पर लागू होता है। कॉर्नर एटम यानी बाहरी परमाणु पे, यहाँ पे रख सकता है, यहाँ पे रख सकता है, यहाँ पे रख सकता है, ठीक। ये रख सकता है, ठीक। यहाँ पे रख सकता है, यहाँ पे रख सकता है, यहाँ पे रख सकता है। मैं इसी में बताया हूँ, रूल्स में बताया हूँ, रूल्स में कहाँ कहाँ लग सकता है, ठीक। समझ में आ गया। फॉर्मल चार्ज यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है। कॉर्नर एटम में, सेंटर एटम पर लागू नहीं हो सकता है ऑक्सीजन आयन में, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे अब। क्या फॉर्मल चार्ज से जांच करने के बाद क्या एनायन 3 एनायन आता है? चलिए शुरू करते हैं, जांच करते हैं। बैलेंस फॉर्मल चार्ज का सूत्र होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बटा 2। ये सूत्र होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन का जांच करेंगे। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ब क न ओ 6 होता है। ऑक्सीजन का 6 हो गया। लोन पेयर इस पर है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितना है? 2 2 4 2 6 को है, 6 को हो जाएगा। बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर, अब ऑक्सीजन अपने चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन से लिया हुआ है। एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 छक 12, फिर -12, 2 छक 12, फिर -2, 12 में बड़ा 0, -2, यहाँ पे -2 आ गया, बराबर 2 आ गया, तो 2 एकम 2, तो -1। फॉर्मल चार्ज -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। इसका भी 6 है तो -1 हो जाएगा। इसका भी 6 है। कैसे? देखिए, इसके लोन पेयर 6 है, इसका सिंगल बॉन्ड 1 पाया गया इस पे। हाँ, इसका सिंगल बॉन्ड 1 है, लोन पेयर 6 है। इसका निकाले हैं तो इसका भी तो सेम ही होगा, तो -1 -1 -1। अब फास्फोरस की जांच करेंगे। फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? फास्फोरस का बैलेंस फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फास्फोरस का? प क न ओ स्टाइल से 6 होता है। और देखेंगे लोन पर कितना है? 2 है, ठीक। बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4 2 6 है, तो बटा 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 6 आ गया, ठीक। 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 6, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 में से 6 हो जाएगा 2 हो गया। यहाँ पे फास्फोरस का 9 पाकिस्तान ऑस्ट्रिया, सॉरी फास्फोरस का निकालना है तो 7 है। यहाँ पे 5 हो, 5 है, 5 हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, ठीक। और इसका लोन पेयर 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 2 4 2 6 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा बटा 2, 2 25 10, 2 दूनी 4 बटा 6, 10 में 4 जाएगा, 6 - 6 बराबर 0। यहाँ पे बताया गया है, देखिए बताया गया। यहाँ पे देखिए फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सूत्र लगाया है यहाँ पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर सूत्र होता है। फॉर्मल चार्ज का सूत्र होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है फास्फोरस का, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे 2 दिया गया है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 है, 0 हो गया। ये स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, ठीक। इनायन भी हो गया 3 गो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 3 गो इनायन आ गया, बराबर आ गया, तो ये सही हो जाएगा लुईस स्ट्रक्चर, ठीक। चौथा नंबर समझ लिए। आप समझते हैं ये सब अब इसको समझते हैं, जीनोन। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 36 होता है। इसमें कौन सा सेंट्रल एटम होगा? जीनोन हो जाएगा, क्यों? इस संख्या में सबसे कम है, ठीक। जीनोन हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? जीनोन हो जाने के बाद सेंट्रल के चयन कर लिए जीनोन। उसके बाद सेंट्रल एटम के चयन हो जाने के बाद में इसके चारों तरफ एटम्स को दर्शाएंगे। कौ गो है? 4 गो है, तो 1 गो 2 गो, यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 4 गो दर्शा दिया गया। यहाँ पे 4 गो दर्शा दिया गया, यहाँ पे दर्शाया गया है, देखो यहाँ पे 4 गो दर्शाया गया। अब क्या करेंगे? अब घटाएंगे यहाँ पे घटाएंगे। 36 में से 8 जाएगा, 28 बचेगा। कैसे? यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, 8 जाएगा, 28 बच गया, ठीक।
आप क्या करेंगे, 28 को अभी बच रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना बच रहा है 28 को। अब इस 28 को क्या करेंगे, सेंट्रल एटम पर रखेंगे, कॉर्नर एटम पर रखेंगे, ताकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो सके। अब 28 को कहाँ पर, यहाँ पे 6 का 6, 6 दूनी 12, 18, 100 का 24, 24 दूनी 26, 2 28, यहाँ पे उपयोग हो गया, इसका भी उपयोग हो गया, ठीक, इसका भी उपयोग हो गया, इसका भी उपयोग हो गया, यहाँ पे इसका बैलेंस रूल का उपयोग हो गया, यहाँ पे 6, 12, 24, 24, 28 उपयोग हो गया। अब उपयोग हो जाने के बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे उपयोग हो जाने के बाद में कि कौन सा तत्व अपने चारों तरफ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। बताया था, कनोप 8 रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है, कम रख सकता है, ठीक। और बेरिलियम बेरिलियम अपने चारों तरफ 4 या 6 रख सकता है, बोरॉन और एल्युमिनियम 6 रख सकता है, बाकी सभी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक। कनोप CNOF 8 इलेक्ट्रॉन रखता है अधिकतम, 6 इधर है और 2 इधर है, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है। और जिनोन है, जिनोन बच गया, तो जिनोन मैं बताया था कि जो बचता है तत्व वो अधिकतम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, जिनोन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12 भी इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक। अब यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब फॉर्मल चार्ज की जांच करेंगे। जब आप फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे तो इसका जीरो ही आएगा फॉर्मल चार्ज। कैसे जांच करके मैं बता देता हूँ, ठीक, इसको कैसे आएगा जीरो। फॉर्मल चार्ज का सूत्र क्या होता है, फॉर्मल चार्ज का सूत्र होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बटा 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प क न ओ फ 13, 14, 15, 16, 17 7 होता है, 7 हो गया, इसका 7 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। लोन पर इसमें कितना है, 2, 2, 4, 2, 6 को है, 6 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस बॉन्ड पर कितना है, कितने बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, ये चारों तरफ यही कोई तो बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बाटा कितना है 2 है, ठीक। अब इसको बराबर घटाओ, 2 सत्ते 14 माइनस 2 छक 12 माइनस 2, 14 में से बढ़ जाएगा, 14 में से बढ़ जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0/2। यहाँ पे जीरो कट गया, जीरो, फॉर्मल चार्ज जीरो आएगा। फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक, इसका जीरो आ गया। ये भी तो बराबर ही है, 6 गो लोन पेयर के रूप में है, एगो बॉन्ड पेयर के रूप में है, तो इसका भी तो जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा, तो चारों का जीरो आ गया। अब जिनोन बच गया, जिनोन का भी जीरो ही आएगा, ये जिनोन का भी जीरो आएगा। कैसे, इसे भी जांच करके मैं बता देता हूँ कैसे जीरो आएगा, ठीक। फॉर्मल चार्ज का सूत्र होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपना से स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं दूंगा, ठीक, इस वीडियो में, इस वीडियो को मैं दूंगा, ठीक। मैं पूरे 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 टॉपिक को नहीं बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर में, मैं तो 10 को ही टॉपिक का स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद आप लोग पूरी तरह से बना देंगे, ठीक। इसलिए मैं इसको शुरू से डिटेल बता रहा हूँ, ठीक। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जिनोन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। लोन पेयर कितना है, 2, 2, 4, 4 को है। बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना गिरा हुआ है, तो बॉन्ड पेयर से गिरा हुआ है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 से गिरा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो 8, 2, 8 है 16, 2 चौका 8 माइनस 16 में से जाएगा, 8 माइनस 8 जीरो, 0/2 जीरो कट गया, इसका भी जीरो आ गया, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, ठीक। इस समझ में आ गया। अब देखिए बोरॉन दिया गया है, बोरॉन दिया गया है, मैं कहा था कि बोरॉन और एल्युमिनियम अपने चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यहाँ पे देखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। यहाँ पे देखिए बोरॉन एल्युमिनियम बैलेंस टूल कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। सेंट्रल एटम बोरॉन हो जाएगा, क्यों, इस कम संख्या में है, ठीक। बोरॉन बोरॉन और फ्लोरीन, ठीक। आप क्या करेंगे, इसको चारों तरफ लगाएंगे, सेंट्रल एटम के चयन कीजिए बोरॉन है, माइनस फ्लोरीन को लगाएंगे इसके चारों तरफ, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे बैलेंस टूल से हटाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 18 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, हाँ 18 हो गया यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे,
चारों तरफ ऑक्टेट इसका पूरा करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे। 18 है, 18 है तो 6 इधर लग गया, 6 इधर लग गया, 6 इधर लग गया, 6 इधर हो गया, 6 तिरका 18, 18 को क्या, 18 को बैलेंस नोट का उपयोग हो जाने के बाद क्या करेंगे, जब बैलेंस नोट का उपयोग हो जाता है तो अपने देखेंगे कि कौन सा तत्व अपने चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अधिकतम 2 रख सकता है या 8 रख सकता है या ज़्यादा रख सकता है। ठीक, मैं बताया था कि बोरॉन अपने चारों तरफ अधिकतम, बोरॉन और एल्युमिनियम अपने चारों तरफ अधिकतम 6 रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो बोरॉन कितने है, 6, यहाँ पे 6 रख सकता है, ठीक है। और CnOF कॉनोप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अपने चारों तरफ एकदम 8 रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है, इससे कम रख सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकता है। यहाँ पे भी ज़्यादा कम हो 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो ये पूरा हो गया। अब काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद फॉर्मल सेल से जांच करेंगे, फॉर्मल सेल से जांच करेंगे, ठीक, फॉर्मल सेल से जांच करेंगे, फॉर्मल सेल से जांच करेंगे। क्या इसका फॉर्मल सेल 0 आएगा, जब आप जांच कीजिएगा तो फॉर्मल सेल 0 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे जांच कीजिएगा सूत्र से तो फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा, ठीक, आप समझिए। क्लोरीन ऑक्साइड दिया हुआ है, क्लोरीन ऑक्साइड दिया हुआ है यहाँ पे। मैं अब आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक, आप लोग पूरा बना सकते हैं। आप लोग यदि यदि आपसे नहीं बन रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आप लोगों को वीडियो में मैं बनाकर बता दूंगा। क्योंकि जब हम मैं पूरा स्ट्रक्चर को बना दूंगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, इसलिए मैं इस नए स्ट्रक्चर को आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक। यदि आप सही से रूल्स को फॉलो करके आप बनाएंगे तो आपको आपसे पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। यहीं पे वीडियो मैं स्टॉप करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ पूरा को, ठीक। यहाँ पे 7वां नंबर दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। 8वां नंबर बता दे रहा हूँ, 8वां नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक, कैसे कैसे बनाया गया है, ठीक। यहाँ पे 9वां नंबर देख लीजिए कैसे कैसे बनाया गया है, आप रूल्स को फॉलो कर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे बनाया गया है, यहाँ देखिए कैसे बनाया गया है, ठीक। तो 11वां नंबर देखिए कैसे बनाया गया है, ठीक। 12वां नंबर देखिए कैसे बनाया गया है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। 13वां नंबर देखिए, 14वां नंबर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक। 15 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए, 17 नंबर देखिए, 18 नंबर देखिए, ठीक। 19 नंबर देखिए, 20 नंबर देखिए। आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक। जब से नहीं बनता है तो मैं अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आप लोग अगले वीडियो में फिर मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा अपना से, तभी जाकर कुछ बन पाएगा आप लोगों से। नहीं बन रहा है तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को मैं फिर से वीडियो में बता दूंगा, ठीक। आप लोग भी ट्राई कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मैं अब आप लोगों को बन जाएगा, क्योंकि मैं जो रूल्स बताया हूँ उसी रूल्स को फॉलो कर ये बना सकते हैं, ठीक। एक 24 नंबर देखिए, 25 नंबर देखिए, ठीक। 26 नंबर देखिए बनाया गया है यहाँ पे। 27 नंबर देखिए, 28 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए, अब देखिए 30 नंबर, 33 नंबर देखिए, 34 नंबर देखिए, ठीक। 35 नंबर देखिए, 36 नंबर देखिए, 37 नंबर देखिए, 38 नंबर देखिए, 39 नंबर देखिए, ठीक। समाप्त हो गया आप लोगों को, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो शुरू से ज़रूर देखिएगा, ठीक। आप शुरू से आप वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। यहीं वीडियो स्टॉप करते हैं। मैं बता दूँ कि जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग में 3 गो टॉपिक मैं बताया हूँ। फर्स्ट टॉपिक में बताया हूँ पीरियोडिक टेबल कैसे याद करें, फिर बैलेंस टोन कैसे पहचान सकते हैं, यही बताया हूँ। सेकेंड में मैं बताया हूँ कि कैसे आप लीव्स डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं रूल्स को फॉलो कर सीरीज 1 में। अब सीरीज 2 में स्ट्रक्चर बनाने के मैं बताया हूँ, ठीक। जब आप 1 2 3 1 से
केमिकल बॉन्डिंग का वन प्लेलिस्ट केमिकल बॉन्डिंग में एक प्लेलिस्ट में बताया गया है। केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में एक पीरियोडिक टेबल को वो देखिएगा, फिर सीरीज 1 देखिएगा, तब जाके सीरीज 2 देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, चलिए यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं। यदि नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से मैं बता दूंगा वीडियो जारी करके। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले ही ऐसे ही वीडियो में।